इस वक्त स्थिति है भारत की, एक पैनिक क्रिएट है। सरकार कह रही है कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। ये कह देना कि साहब ईरान का ये युद्ध है उसका हमारे देश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गलत होगा। हमारे पास गैस रिजर्वायर की क्या स्थिति है? अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे पास ऑयल के रिजर्व्स स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं, गैस के हमारे पास नहीं है। ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पे शायद हमें और आगे इसको स्टोरेज को काम करने की ज़रूरत है। पीएनजी की क्या स्थिति है? पीएनजी को लेकर के कहते हैं सरकार काफ़ी उसकी सप्लाई। पीएनजी को सरकार ने नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा है। जी। तो पीएनजी में कोई कटौती नहीं है, पीएनजी 100% लोगों को मिल रही है। भारत चूँकि ग्रोइंग इकॉनमी भी है, हम एक तरह से वर्ल्ड पावर भी हैं, और दूसरी तरफ चाइना है जो सुपर पावर बन चुका है लगभग, और हमारा कंप्यूटर भी है। तो भारत को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा जो है और मजबूत हो सके? देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, और अगर आप इसको देखें, ये सिर्फ आज की ज़रूरत है या आज तकलीफ है तो हमें सोचना चाहिए। ये सब्जेक्ट हमेशा रेलेवेंट रहा है और रहेगा। नमस्कार, अमरउजाला.com पर खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम रूबरू हैं ख़ास मेहमान से, और इस वक्त दुनिया एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। इजराइल, अमेरिका ने ईरान पे जो हमला किया और उसके बाद जिस तरह खाड़ी पे ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है, ऐसे में सबसे बड़ा खतरा दुनिया के सामने ऊर्जा संकट का उत्पन्न हो गया है। और भारत इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं, खासकर तेल और गैस, उसका 60% से भी ज़्यादा हिस्सा उस रास्ते से होकर के आता है जिसको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज यानी हार्मूज जल डमरू मध्य कहते हैं। वो फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच का इलाका, उससे गुजरते हैं सारे जहाज, और भारत का की ऊर्जा ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है वहाँ से। हालांकि ईरान ने एक राहत दी है कि भारतीय जहाज़ों को भी आने जाने की छूट दी गई है और कुछ और राहत की घोषणा की गई है। इसके बावजूद ये संकट तो है। जिस तरह देश में एलपीजी को लेकर बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, तमाम कटौतियां सरकार ने की हैं, दाम बढ़ाए हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में ऊर्जा सुरक्षा हमारी जो है वो किस तरह प्रभावित होगी, भविष्य में हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, और अतीत में क्या ऐसे उपाय किए गए हैं जिनसे आज भी हम इस संकट का मुकाबला कर पा रहे हैं। भारत कैसे इस ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है और क्या क्या उपाय अपनाए गए हैं और क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, जो देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है, जो गैस से जुड़ी हुई है, गैस ट्रेडिंग का उसका और प्रोडक्शन का उसका जो है पूरा रिकॉर्ड है, उसके लगातार 10 साल तक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहे, सीएमडी रहे, श्री बीसी त्रिपाठी जी से हम मुलाकात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आप इतने लंबे समय तक एनर्जी सेक्टर से जुड़े रहे हैं और ख़ासकर गेल को आपने हेड किया है 10 साल, और 10 साल का वो समय जब एक आपका आधा कार्यकाल एक सरकार के साथ था और एक आधा कार्यकाल दूसरी सरकार के साथ हुआ, और फिर भी आपने बहुत सफलतापूर्वक उसको पूरा किया। ये बताइए सर कि जो इस वक्त स्थिति है भारत की, एक पैनिक क्रिएट है। सरकार कह रही है कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, गैस भी है, तेल भी है, सब कुछ है, लेकिन सरकार तो ये कह रही है, संसद में कह रही है, सड़क पर स्थिति दूसरी है। सड़क पर लाइनें लग रही हैं, लोग झगड़े हो रहे हैं, गैस एजेंसियों में ताले पड़े हुए हैं, पैनिक है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, होटल इंडस्ट्री वाले संकट में हैं। तो ये जो विरोधाभास है सरकार के दावों और वस्तुस्थिति में, इसकी क्या सच्चाई है? देश की जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, और जबकि हमारा देश दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, तो जब तक आप पूरी ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी। सो देश के लिए एक दूसरी परिस्थिति यह है कि जहां हम 90% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, 50% से ज़्यादा गैस इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में अगर ऐसी एक परिस्थिति पैदा होगी जो आज तक कभी नहीं देखी, हमने अपने प्रोफेशनल कैरियर में कभी नहीं देखी, जहां दुनिया का कम से कम 25% से ज़्यादा तेल और गैस प्रोडक्ट जो हैं वो या तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या उसका शिपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका प्रभाव तो देश के ऊपर आएगा ही। तो इसलिए ये कह देना कि साहब
ईरान का ये युद्ध है उसका हमारे देश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गलत होगा। तो ज़रूरी हमारे देश में ऊर्जा की जो खपत है उसको पूरा करने के लिए ये जो इम्पोर्ट है, शिपमेंट है, इसमें जो रुकावट आई उसका प्रभाव आएगा। अब इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि सप्लाई पूरी हो और दूसरा पहलू है उसके दाम क्या होंगे। तो ज़रूर इसमें सप्लाई भी प्रभावित हुई है और दाम तो ऊपर हैं, सबको पता है। और जब इतनी बड़ी मात्रा में हम ऊर्जा इंपोर्ट करते हैं तो और इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे तो उसका प्रभाव तो आएगा ही आएगा। जहाँ तक तेल का सवाल है, हम दुनिया के कम से 30 से 40 बड़े देशों से तेल मंगाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 30 से 40% का हिस्सा ये मिडल ईस्ट से ही आता है। और जहाँ तक गैस का सवाल है, गैस का करीब 25% जो है वो हमारा वो मिडल ईस्ट से आता है, खासकर कतार, ओमान से आता है। तो ये दोनों प्रभावित होने की वजह से सप्लाई तो इफ़ेक्ट हुई है। इस वक्त सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इसको मैनेज करें। ज़रूर शॉर्टेज तो है, लेकिन सवाल ये होता है कि हम अपनी प्रायोरिटी को कैसे डिसाइड करें, किन एरिया में पहले प्राथमिकता दें और किन एरिया में हम थोड़ा सा रैशनलाइज करें। आई वुड से नॉट कंट्रोल बट आई वुड से रैशनलाइज कैसे करें। तो सरकार ने वो जो इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड किया है, जिसमें घरों में गैस जाना, जो चूल्हों में ज़रूरत है घर की, गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट सीएनजी पीएनजी को प्रायोरिटी देना, उसी तरह से एलपीजी जो घरों में लोगों को जानी चाहिए उसकी प्राथमिकता है, उसको कैसे पूरा किया जाए जो गांव देहातों में जहां एलपीजी की ज़रूरत है। और इस वक्त पेट्रोल डीजल की सप्लाई में तो कोई ऐसी दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती है। और उसका एक कारण है कि हमारे पास पेट्रोल डीजल के लिए कम से कम आने वाले 30 दिन के लिए स्टॉक हैं, क्योंकि ये स्टॉक रिफाइनरी पे भी होता है, उनके अपने यार्ड्स पे होता है, जो उनके स्टॉक यार्ड्स होते हैं, ऑयल स्टोरेज जो है वहाँ होता है, फिर अंडरग्राउंड स्टोरेज रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं सरकार के पास, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक राहत है। तकलीफ़ है सबसे ज़्यादा गैस में और एलपीजी में। और एलपीजी खासकर जब ये पहले मुझे याद है 7 से 8 करोड़ कनेक्शन होते थे, अब तो मेरे ख्याल से 19-20 करोड़ है, मुझे लेटेस्ट आंकड़ा तो मुझे पता नहीं है। तो गाँव में बहुत हो गया, उज्ज्वला योजना का बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिला है। तो उतनी बड़ी मात्रा में अगर खपत है तो उसकी पूर्ति करने के लिए अब एक बड़ा हिस्सा हम एलपीजी का इंपोर्ट करते हैं और वो लार्जली मिडिल ईस्ट से आता है। तो एलपीजी ज़्यादा प्रभावित है इस वक्त, सबसे ज़्यादा। उसके बाद नेचुरल गैस प्रभावित है। लग रही है। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है लोगों को ऐसा कुछ लगा कि कई लोग इसको होर्डिंग भी कर रहे हैं। तकलीफ़ भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि तकलीफ़ नहीं है, हो सकता है रेस्टोरेंट्स में, होटल में जहाँ ये खबरें आ रही हैं कुछ हद तक लोग ज़बरदस्ती होर्डिंग भी कर रहे होंगे। लेकिन सरकार के पास क्या साधन है, सरकार कैसे इस परिस्थिति को निपट सकती है? इसलिए सरकार ने जो है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो अभी लगाया है उसके तहत कोशिश की गई है कि कोई किसी तरह की होर्डिंग ना करे, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, और किस तरह से विद इन दी अवेलेबल रिसोर्सेज, विद इन दी प्रायोरिटी सरकार इसको कैसे रैशनलाइज करे, ये प्रयास सरकार ने किया है। अब ये कहना कि साहब इसका प्रभाव नहीं पड़ा, ज़रूर इसका प्रभाव पड़ा है, बट आई थिंक सिचुएशन अब मुझे जैसा लगता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, सप्लाई रैशनलाइज हो जाती है, तो आने वाले हफ्ते 10 दिन में इसका स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब ये देखना पड़ेगा वॉर किस रूप में जाती है, क्या किस शेप में जाती है, क्या टर्न लेती है, कितने लंबे समय तक होता है। अब ये तो इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन, एवरी डे सिचुएशन इज चेंजिंग। सो आज की तारीख में हम आशा करते हैं अगर ये रिजॉल्व हो जाएगी तो हफ्ते 10 दिन के अंदर में सिचुएशन नॉर्मलाइज होनी चाहिए, बट ये तो समय बताएगा। अच्छा, हमारे पास गैस रिजर्वायर की क्या स्थिति है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे पास ऑयल के रिजर्व्स, स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं, गैस के हमारे पास नहीं है। ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पे शायद हमें और आगे इसको स्टोरेज को काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है पास में काम नहीं हुआ, मुझे याद है कई इसमें स्टडी हुई हैं, कई रिपोर्ट्स बनी हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे कोई अंडरग्राउंड स्ट्रेटजिक जिसे कहते हैं ना स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे गैस को स्टोर किया जाए। जैसे तेल है उसको आप स्टोर करने के लिए दूसरे तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, गैस के लिए एक दूसरी तरह की जियोलॉजिकल पोजीशन चाहिए, वो हमारे पास इतनी ज़्यादा है नहीं। एक आध जगह है, राजस्थान में कैबिन स्टोरेज हैं, कोई डिप्लीटेड फील्ड गुजरात में है, उन पर काफ़ी रिपोर्टें बनी, बट एक महंगा सौदा है गैस को स्टोरेज में रखने का, लेकिन इस पर प्रयास करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे पास स्टोरेज नहीं है, इसीलिए जो है गैस पे हमें इम्पैक्ट आया इमीडिएटली। जैसे सरकार ने 25-30% गैस काट दी है इंडस्ट्रीज़ की और कमर्शियल सेक्टर की,
लेकिन डोमेस्टिक घरों में फुल गैस जा रही है। फर्टिलाइज़र प्लांट को 70% के आसपास गैस जा रही है, बट बाकी अदर कारखानों को उन्होंने 60% तक देने को कहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर गवर्नमेंट टू मैनेज। वो रैशनलाइज कर रहे हैं। और कोई तरीका है नहीं उसका इस वक्त। लेकिन जैसे पहले कहते हैं कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था गैस का, वो इधर कम हुआ है, पहले ज़्यादा था। अभी सरकार ने फिर उसको 28% तक बढ़ाने की बात की है। तो ये इसकी क्या स्थिति रहेगी? जहाँ तक नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है, वो तो लार्जली जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, ONGC करता है। कुछ रिलायंस का प्रोडक्शन है, कुछ और प्राइवेट कंपनीज का प्रोडक्शन है। तो जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है, वो पूरी गैस की खपत का सिर्फ 50% है। बाकी 50% हम इन द फॉर्म ऑफ LNG इंपोर्ट करते हैं। वो LNG लार्जली करीब 30 से 35% जो है मिडल ईस्ट से आती है, जो प्रभावित हुई है। तो अगर अब नेचुरल गैस का डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखें तो उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं शायद, वो है LPG प्रोडक्शन की। तो सरकार ने जो अभी बीच में दिशा निर्देश दिए हैं, उसमें ये कहा गया है कि रिफाइनरी जहाँ तक टेक्निकली पॉसिबल है अपना प्रोडक्शन LPG का बढ़ाएं। हाँ। दूसरी बात, जो डोमेस्टिक गैस से पेट्रोकेमिकल बनता है, उसको ना बना करके जो प्रोपेन ब्यूटेन कंपोनेंट है, उसमें सरकार ने कहा आप इसको पेट्रोकेमिकल ना बना के इसको भी LPG के रूप में दें। तो इस तरह सरकार ने कोशिश की है डोमेस्टिक LPG का प्रोडक्शन रिफाइनरी के थ्रू, फ्रैक्शनेटर के थ्रू, और जो कंपनियां पेट्रोकेमिकल में प्रोपेन ब्यूटेन यूज़ करती हैं उनके थ्रू कितना LPG का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। जैसे मैंने बताया कि LPG सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, इसलिए सरकार ने वो कदम लिए हैं। और मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े तो है नहीं, बट जो सरकार का भी स्टेटमेंट आया है कि अगर 20 से 25% LPG प्रोडक्शन डोमेस्टिक बढ़ गया है। लेकिन फिर भी एक लार्ज पोर्शन ऑफ LPG हमारी इंपोर्ट होती है। ज़रूर उसमें थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन जब तक इंटरनेशनल रूट से और LPG प्रोडक्शन नहीं आएगी तो LPG में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, अगर ज़्यादा देर तक बंद रहा तो। अच्छा, जो शहरों में, खासकर बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, जो है वहाँ जो ये पाइपलाइन सप्लाई है PNG और LPG सिलेंडर से सप्लाई होती है, आज भी भारत में जो मैक्सिमम जो उपभोक्ता हैं वो LPG के हैं, उसके बाद PNG के हैं। तो PNG की क्या स्थिति है? PNG को लेकर के कहते हैं सरकार काफ़ी उसकी सप्लाई ठीक है। जहाँ तक PNG का सवाल है, PNG को सरकार ने नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा है। तो PNG में कोई कटौती नहीं है, PNG 100% लोगों को मिल रही है। लेकिन आप बड़े शहरों में, चाहे दिल्ली जैसे शहरों, बड़े महानगर शहर बम्बई हों, वहाँ भी अगर देखें तो सब जगह तो PNG है नहीं। चाहे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, कमर्शियल गैस जहाँ लोगों को यूज़ हो रही है, तो वहाँ तो LPG यूज़ हो रही है। तो अगर मैं मोटा मोटा आंकड़ा मैं आपको दूँ, जैसे दिल्ली की अगर आप बात करें या बम्बई की बात करें, तो हार्डली 25 से 30% लोगों को PNG सप्लाई जा रही है। बाकी ऐसे कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट तो LPG ही यूज़ कर रहे हैं। रेस्टोरेंट हैं, छोटे छोटे ढाबे हैं, बड़े होटल्स हैं, कैटरर्स हैं, ये सब लोग जो हैं यूज़ कर रहे हैं LPG को। और जहाँ पाइपलाइन नहीं गई वहाँ अभी भी LPG यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए LPG का प्रभाव शहरों में भी है और देहातों में, और छोटे कस्बों, शहर, छोटे छोटे जो Tier 2 Tier 3 शहर है वहाँ भी है। बल्कि अच्छा, और ट्रांसपोर्टेशन में भी CNG का बहुत यूज़ हो रहा है, तो उसकी क्या स्थिति रहेगी? CNG में भी सरकार ने प्रायोरिटी नंबर 1 में रखा है, तो CNG में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि CNG और PNG की लार्जली गैस सरकार ने जो डोमेस्टिक एलोकेशन से बढ़ा दी है। इसलिए सरकार ने जो ये 30% रैशनलाइज किया है गैस को, लेकिन CNG PNG को 100% दिया है। तो CNG PNG प्रभावित नहीं है, जो इसलिए मैंने कहा कि ये प्रायोरिटी नंबर 1 में देने की वजह से ये CNG PNG सेक्टर थोड़ा बचा हुआ है। जहाँ है इंडस्ट्री को तकलीफ है, जो SME सेक्टर है, छोटे छोटे उद्योग हैं, जहाँ SME सेक्टर में नेचुरल गैस जाती थी, उनकी गैस जो है 30-40% कट गई है। तो वहाँ या तो उनका प्रोडक्शन कम हुआ है, तो उनको इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। दूसरा, जहाँ LPG नहीं पहुँच पा रही, उनको इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। ये जो इस वक्त जो क्राइसिस है, मुझे ये क्राइसिस तो एक तरह से इतनी बड़ी क्राइसिस पहली बार आई है। वैसे छोटे मोटे स्तर पर तो होता रहा है, पहले भी इराक की लड़ाई हुई, कुवैत वाला हुआ, तब भी हुई। लेकिन ये जो हम अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें, इसके लिए क्या काम हुआ है कि सारी डिपेंडेंसी हम गल्फ़ पर ही रखे हैं? आपके समय में चूँकि आप 10 साल तक जेल की CMD रहे और उस वक्त दूसरी सरकार थी या दूसरी सरकार है, तो गवर्नमेंट के लेवल पे क्या कोशिश हुई कि हम अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सकें, ताकि हमारी जो निर्भरता है वो खाली एक सोर्स पे ना रहे? देखिए, 2 चीज़ हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। मुझे याद है शुरू में जब हमने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया तो 50 से 60% के आसपास तेल
जो है इम्पोर्ट होता था, बाकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से खपत हो जाती थी। उसी तरह से गैस था, जहाँ 90% डोमेस्टिक प्रोडक्शन से या 70% डोमेस्टिक प्रोडक्शन से हो जाता, बाकी 20-25% हम लोग इम्पोर्ट किया करते थे। लेकिन जो देश की जो आर्थिक प्रगति हुई है, हाँ। उसमें ऊर्जा की खपत भी बहुत बड़ी है। और मुझे याद है कि 70% इम्पोर्ट ऑफ ऑयल से आज हम 90% पहुँच गए। तो ये तो सिर्फ परसेंटेज है, बट एब्सोल्यूट टर्म में हमारी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो उस रेशियो में डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा नहीं बढ़ा, बल्कि तेल का प्रोडक्शन हमारा कम हुआ है। जहाँ तक गैस प्रोडक्शन की सवाल है, कुछ जो पुराने फील्ड हैं, बॉम्बे हाई वगैरह, वहाँ का गैस का उत्पाद ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गया है। कुछ नई गैस केजी बेसिन से आई है, केजी बेसिन से तो कुछ मिली है। लेकिन फिर भी वो भी जो है हमारी 50% ही रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर पाता है। लेकिन केजी बेसिन में जितना हल्ला मचा था उतनी गैस नहीं मिली है शायद। उतनी गैस नहीं मिली जितना पहले सोचते थे। जब मुझे याद है 2007-8 में जी 60 मिलियन गैस आएगी कहा गया था, वो 2-3 साल में ख़त्म हो गई। 50-55 मिलियन 90 मिलियन की बात हुई थी। बाद में 50-55 के आसपास वो आई, फिर ख़त्म हो गई। 2-3 साल में फिर वो गैस की शॉर्टेज हो गई। फिर अभी दोबारा प्रोडक्शन शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से 28 या 29 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस डेली केजी बेसिन से आती है। लेकिन सबको जोड़ भी दें, कुछ आसाम में है, नॉर्थ ईस्ट में है, कुछ राजस्थान में है, कुछ CBM गैस है, इन सबको जोड़ भी दें, फिर भी वो पूरे देश की जो रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 50% ही फुलफ़िल कर पाता है। बाकी 50% हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो 7-8% के रेट से इकोनॉमी GDP ग्रो हो रही है, ऊर्जा की डिमांड भी इसी रेट पे बढ़ेगी। तो जहाँ तक आपने बात की डाइवर्सिफाई करने की, आई थिंक एक तो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को और बढ़ाना चाहिए, डीप वाटर में एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना चाहिए। ऑफकोर्स ये महंगा सौदा है, ये बात ज़रूर है कि ये कहना आसान है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी लागत लगती है इसको लेकर, और उसमें समय लगता है। अगर आज एक कोई ऑयल या गैस फील्ड डिस्कवर होता है, उसको प्रोडक्शन में आने में 7-8 साल लगते हैं, बट शुरुआत तो कहीं ना कहीं और करनी पड़ेगी। डाइवर्सिफिकेशन गवर्नमेंट ने बहुत किया है, ऐसी बात नहीं है। जैसे तेल का इंपोर्ट हम लोग पहले मिडल ईस्ट से किया करते, अभी हम और जगह दुनिया से करते हैं। गैस का इंपोर्ट हमने पहले मिडल ईस्ट से होता है, ओनली एक ही कतार से गैस आती थी, आज रशिया से गैस आती है, US से गैस आती है, ऑस्ट्रेलिया से गैस आती है, और भी अगर देश, अभी अफ्रीका से आना शुरू हो जाएगी कुछ समय बाद। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई सोर्स भी किया गया, लेकिन फिर भी ये जो देश की जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऊर्जा के जो सोर्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी शेयर बढ़ गया है। उसी तरह से CBG की बात हो रही है, उसी तरह से एथेनॉल बढ़ाने की बात हो रही है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है, एंड अदर बायो सोर्सेज से सरकार जो है प्रयास कर रही है। लेकिन देर आर सर्टेन टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जिसके कारण ये उतना सक्सेसफुल नहीं है CBG अभी इस वक्त, बट डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश तो की गई है। मेरे ख्याल से इस वक्त संभावना सबसे ज़्यादा है सोलर पावर, विंड पावर, बायोगैस में भी सरकार ने काफ़ी कुछ जोर दिया, लेकिन बहुत काम हुआ था मुझे याद है, लेकिन अभी लगाने की वो उसमें उतनी सफलता नहीं मिली। उसके बड़े बड़े और कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको एग्री वेस्ट लेके आना, एक जगह इकट्ठा करना, टेक्नोलॉजी जो अभी आज की तारीख में है वो इतनी, मैं नहीं कहता कि इतनी हाईली सक्सेसफुल है। ऑफकोर्स कुछ जगह अच्छे प्लांट चल रहे हैं, बट उसमें अभी भी चैलेंजेस हैं। फिर इकोनॉमिक्स उसकी होनी चाहिए, फिर वो जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो प्रोड्यूस होनी चाहिए। बायोगैस बनती है रूरल पार्ट में, खपत होती है बड़े शहरों में, उसको वहाँ से यहाँ लेके आना, ये अपने आप में एक टेक्निकल चैलेंज है, कमर्शियल चैलेंज भी है। रूरल सेक्टर के लिए बायोगैस का एक अच्छा विकल्प हो सकता था, लेकिन हमारे जानवर भी तो पालने बंद कर दिए लोगों ने। तो आपने देखा होगा पुराने बहुत पुरानी स्कीम है जो गोबर गैस प्लांट करते हम थे, लोग तो बचपन में गांव में लगते थे, आज भी होंगे, मेरे को अपना अंदाजा नहीं अभी क्या है। लेकिन बायोगैस अभी जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद बायो डाइजेस्टर लग गए हैं, जिससे CBG का उत्पादन अब बढ़ेगा। अब उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये एक बहुत छोटी सी मात्रा शायद बनेगी, ज़्यादा नहीं बन पाएगी। ज़्यादातर तो हमको या तो गैस का एक्सप्लोरेशन बढ़ाना पड़ेगा या इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपके समय US से गैस खरीदी जाने लगी थी, और अभी भी शायद वो एक बड़ा हमारे सोर्स है। आपके नाम पर एक भारत सरकार ने जहाज भी चलाया। जब शेल गैस रिवोल्यूशन आई 2009-10 में, हाँ शेल गैस, तो उस वक्त की जो परिस्थिति थी, अगर आप देखें 2008-9 में, तो मिडल ईस्ट से लार्जली गैस जाया करती थी US को, और जाया करती थी जापान, कोरिया। देवर हाई प्राइस मार्केट, एंड जो मिडल ईस्ट के सप्लायर है वो उनको प्रेफरेंस देते थे। तो मुझे याद है जब मैं डायरेक्टर मार्केटिंग था, तो उस टाइम पे हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होता था इन लोगों से बात करना कि इंडिया को हमें गैस दें। ये हमसे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनको अमेरिका में और जापान, कोरिया में अच्छे दाम मिलते थे।
उसके बाद जब 2010 में 9 में सेल गैस रिवोल्यूशन आई अमेरिका में, तो अमेरिका का अपना डोमेस्टिक उत्पाद बढ़ गया, तो मिडल ईस्ट से वहाँ गैस जाने की ज़रूरत कम पड़ी। तो इन अ वे एनर्जी मूवमेंट जो वेस्ट को जाता था वो वेस्ट से अब सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड द ईस्ट को आने लगा। उसका फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों ने उस टाइम पे 2010 में डाइवर्सिफाई किया, और डाइवर्सिफाई के दो फ़ायदे थे। एक तो ये था कि डिपेंडेंस ऑन मिडल ईस्ट को कम करना, और मिडल ईस्ट अपने आप में बड़ा ही फ्रेजाइल एरिया रहा है शुरू से ही, जो मिडल ईस्ट में तमाम वॉर तमाम डिफरेंसेस रही हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उस समय सोचा था कि कैसे हम इसकी सप्लाई सोर्स को डाइवर्सिफाई करें, इसलिए हमने यूएस और रशिया दो जगह से कॉन्ट्रैक्ट किए थे उस टाइम पे। दूसरा उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि जब तेल के दाम, मुझे याद है 2009 में $140 हो गए थे, और महंगी गैस के दाम हो गए थे $22 से $23 उस समय। तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी को लेके बहुत बड़ी चैलेंज थी, और सरकार में इस पर चर्चा होती थी कि भाई हम इतनी महंगी गैस कैसे हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, और ख़ासकर फर्टिलाइजर सेक्टर में जो सब्सिडी बिल था फर्टिलाइजर का, यूरिया का, वो इतना ज़्यादा हो रहा था। तो हमने ये सोचा कैसे हम इसको ऑयल से डीलिंग करें, क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़ते थे तो गैस के दाम भी बढ़ते थे। तो इसलिए यूएस में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, नॉट ओनली सप्लाई सोर्स को डाइवर्सिफाई किया बट उसका इंडेक्सेशन भी डाइवर्सिफाई किया, उसको ऑयल के लिंक से हटा दिया। तो अब यूएस का अपना एक इंडेक्स है जिसको कहते हैं हेनरी हब। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो हेनरी हब से लिंक था। अगर हेनरी हब में गैस के दाम बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, घटेंगे तो घटेंगे। तो तेल से उसका हमने इसको डीलिंग कर दिया। तो मुझे याद है उस वक्त 6 मिलियन टन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और उसकी सप्लाई 2018 से आना शुरू हुआ। इस वक्त इट इज़ वेरी वेरी हैंडी फॉर द इंडिया कि आपको विदाउट इम्पैक्टिंग फ्रॉम द मिडल ईस्ट आपको यूएस की सप्लाई रेगुलर आ रही है। ऑयल की प्राइस बढ़ने के बावजूद ही उसके दाम नहीं बढ़े हैं। उसी तरह से रशिया के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पे, करीब 2.5 से 3 मिलियन टन गैस वहाँ से आ रही होगी इस वक्त। तो फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने किया था। तो इसलिए इस वक्त अगर आप देखें नेचुरल गैस सप्लाई में कम से कम 70% गैस सप्लाई हमारी अफेक्टेड नहीं है, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन डन इन 2010, 11, 12। वो डाइवर्सिफाई करने की वजह से हमको मिडल ईस्ट के 100% डिपेंडेंसी खत्म हो गई, जबकि 2009 में 100% गैस कतार से आती थी और कोई सोर्स नहीं था। आज आपके पास अमेरिका है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरी एक और बड़ी बात हुई थी जिसका आज मैं समझता हूँ देश को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, वो है अपने LNG जहाज़। अच्छा। तो उस समय जब कतार से गैस आती थी तो कतार के पास LNG जहाज़ होती थी, और वो लेके आते थे कि हम यहाँ से लेके सिर्फ दहेज में देंगे, हम अगर चाहें किसी और जगह दे तो वो नहीं जाते थे, और हमारे पास अपने जहाज़ नहीं थे। इस वक्त गेल के पास 6 या 7 जहाज़ हैं, पेट्रोनेट के पास 4 जहाज़ हैं। तो इस तरह से 10-11 जहाज़ देश की कंपनियों के पास हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जहाज़ से कहीं और से भी ला सकते हैं गैस को। ऑफकोर्स उसको मूव करने में जो ओरिजिनल उनके कॉन्ट्रैक्टेड रूट हैं उसमें टाइम लगता है। कब 2012 में लिए गए जहाज? ये 2011, 12, 13, 14 में कॉन्ट्रैक्ट किए गए। अच्छा। और उनकी सप्लाई 17-18 से आना शुरू हुई। तो ये भी एक बड़ा काम। हाँ, ये एक तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि उस वक्त सप्लाई सोर्स को डाइवर्सिफाई किया, गैस की प्राइसिंग के इंडेक्सेशन को डाइवर्सिफाई किया, अपने पास एक ऑटोनॉमी रखी कि हमारे पास अपने जहाज हों जिसको हम ला सकें, हो सके। हाँ। तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो इस वक्त ये बड़ी खुशी की बात है कि करीब 70% हमारी LNG सप्लाई नॉर्मल है इस वक्त, ये बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। आगे भविष्य में मतलब इस तरह का संकट कभी भी आ सकता है, जिस तरह दुनिया अभी भी इस लड़ाई का भी तय नहीं, पता नहीं कब तक चलेगी। उम्मीद करें कि जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। तो भारत चूँकि ग्रोइंग इकॉनमी भी है, हम एक तरह से वर्ल्ड पावर भी हैं, और दूसरी तरफ चाइना है जो सुपर पावर बन चुका है लगभग, और हमारा कंपटीटर भी है। तो भारत को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा जो है और मजबूत हो सके? देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, और अगर आप इसको देखें ये सिर्फ आज की ज़रूरत है या आज तकलीफ़ है तो हमें सोचना चाहिए। ये सब्जेक्ट हमेशा रेलेवेंट रहा है और रहेगा। इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी को एक बड़े उसमें व्यापक रूप में देखना चाहिए हमको। तो डाइवर्सिफाई करना इज़ वन पार्ट, अपनी ऑटोनॉमी लेके आना इज सेकंड पार्ट, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसपे जो गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक मंत्रालय भी है जो एक नॉर्मल जो कन्वेंशनल फॉर्म्स एनर्जी से दे के उसमें फोकस करता है, जिसका आज हम देखते हैं कि करीब 50% इंस्टॉल कैपेसिटी और रिन्यूएबल पावर की हो गई है। उसकी स्टोरेज पे अभी काफ़ी काम हो रहा है। तो कई चीज़ों में
ये डाइवर्सिफाई करना ये तो हमेशा रहेगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स एंड एनर्जी दे गो हैंड्स इन हैंड टुगेदर। अगर आप देखें पूरे दुनिया में ये जो जियो पॉलिटिक्स है, लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई है अपने वर्चस्व की, और दूसरी लड़ाई है कि एनर्जी एक्सेस किसके पास है। अगर आप वेनेजुएला का एग्जांपल देखें, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑयल। आप रशिया में सैंक्शन का एग्जांपल देंगे, इज बिकॉज ऑफ ऑयल। मिडल ईस्ट की सारी वॉर हो रही है बिकॉज ऑफ ऑयल। इराक का, ईरान का। इसलिए आप जितनी भी वॉर पिछले उठा के देखें, ऊर्जा और जियो पॉलिटिक्स का, जिसे कहते हैं दामन जोली का साथ है, इसके कारण ही ये पूरी जियो पॉलिटिक्स चलती है और चलते रहेगी। इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो अपना डोमेस्टिक उत्पाद बढ़ाना, दूसरी बात अपने सप्लाई सोर्स को डाइवर्सिफाई करना, तीसरी बात अपनी ओन शिपिंग लाइन, अपने ओन स्टोरेज होना। ये बहुत बड़ी चीज़, इस वक्त शिपिंग ये बहुत बड़ी चैलेंज है, बिकॉज आप कुछ भी कहें, किसी भी कोई भी कमोडिटी हो, इट्स नॉट ओनली ऑयल एंड गैस, कोल है, मेटल है और अदर ट्रेड्स हैं, अगर अपनी शिपिंग लाइन पे अपना कंट्रोल होगा, सो दैट विल गिव यू लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि इस वक्त दुनिया में जिस तरह का माहौल है, पहले जैसा कि सारी एनर्जी मिडल ईस्ट से जाती थी, अब आज अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, अभी लैटिन अमेरिका में काफ़ी एनर्जी के सोर्सेज हैं, अफ्रीका में काफ़ी एनर्जी के सोर्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया में एनर्जी के सोर्स हैं, नॉर्थ में रशिया में एनर्जी के सोर्स हैं। तो अगर हमारे पास अपनी ओन ऑटोनॉमी होगी इन टर्म्स ऑफ शिपिंग, पोर्ट, स्टोरेज, वो हमको ऐसे समय में काम आएगी। तो इसलिए इट्स अ मच वास्ट सब्जेक्ट, जहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी पे सभी क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। न्यूक्लियर का भी, न्यूक्लियर है, सोलर है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग है, न्यूक्लियर फ्यूल की बात है। अभी जो गवर्नमेंट जो है वो मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट की बात कर रही है, तो उसमें सबसे बड़ी चैलेंज आएगी हाउ डू यू सिक्योर द न्यूक्लियर फ्यूल। तो इसलिए मैंने कहा ये बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो सभी डायरेक्शन से इसमें काम और करना आपने पड़ेगा। बताया कि रिजर्वायर भी जरूरी है गैस के अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रेटेजिक रिजर्वायर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत महंगा सौदा है। मुझे याद आ रहा है, हमने जब पहले इसमें फिजिबिलिटी स्टडी की थी, तो गैस को स्टोर करने के लिए कम से कम $2 से $3 एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। वो एक किस्म से इन्वेस्टमेंट है, और जब कभी ऐसी इमरजेंसी आई तब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन इज़ हु विल पे द प्राइस फॉर दिस $3 एक्स्ट्रा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बजट से, गवर्नमेंट सपोर्ट से रिजर्व करना पड़ेगा, और वो लोकेशन कहाँ होंगी, उनको कौन मैनेज करेगा। इसलिए अभी अपने पास कितने रिजर्वायर हैं? अभी हमारे पास गैस का कोई रिजर्वायर नहीं है, जो है ऑयल के 3 रिजर्वायर अभी हैं, और बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप देखें इसको, अभी तो हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ कंट्री को वॉर में जाना पड़े, तब आप क्या करेंगे? आपको इसको तो अभी तो आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि कहीं और वॉर हो रही है, उसका हमारे देश में क्या प्रभाव हो रहा है। जो हम खुद ही, अगर हमको खुद ही ऐसी सिचुएशन आ गई, लुकिंग इनटू और बॉर्डर सिचुएशन, जैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, हाँ, ऐसी कोई परिस्थिति आ सकती है। तो अगर वो परिस्थिति हो गई, तो आपको और भी स्टडी रिजर्व चाहिए, स्टोरेज चाहिए। तो इसलिए मैंने जैसे बताया ना, एनर्जी सिक्योरिटी इज अ मच बिगर सब्जेक्ट। अभी तो दूसरे घर की आग की आंच है हमारे पास, राइट, एवर रेलेवेंट सब्जेक्ट रहेगा। अभी जैसे, और सरकारों को उसमें काम करते अभी रहना जैसे रिलायंस ने यूएस में एक डील की है कि वहाँ टेक्सास में जो है वो $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें वो रिफाइनरी लगा रहे हैं। तो इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? मतलब एक तरह से, अब देखिए, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। बीच में अगर आपको याद होगा, कोविड के टाइम पे पर्यावरण को लेकर के ऑल ऑफ अ सडन पूरी दुनिया में बड़ी जागरूकता हुई। पूरी दुनिया जब सुनसान हो गई, पोल्यूशन लेवल ख़त्म हो गए, नदियाँ साफ हो गई, सब नदियाँ साफ हो गई, और लोगों को लगा कि अरे ऐसी दुनिया होनी चाहिए। तो इमीडिएटली एक चर्चा शुरू हुई क्लाइमेट चेंज की, क्लीन कैसे किया जाए। तो उसके बाद कई ऐसी टर्मिनोलॉजी आई कि हाउ डू यू डिकार्बनाइज द इकोनॉमी। डिकार्बनाइज इकोनॉमी मतलब एक ओर से आप तेल की खपत बढ़ा रहे हैं, गैस की खपत बढ़ा रहे हैं, और कोयले की खपत बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा कार्बन एटमॉस्फेयर में इमिट कर रहे हैं, पर दूसरी ओर आप कह रहे हैं हाउ डू यू डिकार्बनाइज इट। सो दोनों में बड़ा विरोधाभास है। एक ओर से ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, दूसरी ओर से CO2 इमिशन बढ़ रहा है, उसके दुष्प्रभाव बढ़ रहे हैं, राइट। उसका ओवरऑल ह्यूमन लाइफ पे, इकोनॉमी एंड लाइफ पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव था। तो वो एक चर्चा शुरू हुई। उस चर्चा को लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी जोर आया, ग्रीन हाइड्रोजन पे काफ़ी जोर आया, और अभी भी चल रहा है जी, राइट। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब US में सरकार बदली, तो उनकी फिलॉसफी और उनका जो सोच था, और वो जो इंटरनेशनल जो से कहते हैं क्लाइमेट चेंज में दे वेर बिग पार्टनर, और ओबामा के टाइम लीडर थे, प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे। तो उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन अपने को बोला कि हम विड्रॉ कर लिया। तो लोग दूसरे तरीके से सोचने लगे। और अभी
इस वक्त जो क्राइसिस है तेल और गैस की, लोगों के विचार फिर बदल गए हैं कि भाई अभी इतनी जल्दी एनर्जी ट्रांजिशन संभव शायद नहीं होगा, इतनी जल्दी हम बिना ऑयल गैस और कोल के बाकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी में नहीं जा सकते हैं। और उसका एक लाइव एग्जांपल है जर्मनी। जर्मनी में कुछ समय पहले मोर देन 50% बिजली रिन्यूएबल फॉर्म में आती थी। तो ऑल ऑफ अ सडन जब यूक्रेन वॉर हुआ और उनकी गैस सप्लाई कट हुई, सो दे वेर कॉट अनअवेयर। सो एनर्जी सिक्योरिटी का एक नया रूप यूरोप ने देखा। यूरोप में इतनी ज़्यादा एनर्जी के दाम बढ़ गए, तो इसलिए दुनिया अपनी बदलती परिस्थिति से सीख रही है और समझ रही है, अपनी अपनी रणनीति बदल रही है। तो हर देश अपने तरीके से सोच रहा है। आपने जो सवाल पूछा अमेरिका में जी, अब कुछ समय पहले तो लोग कहते हैं कि रिफाइनरी इज अ डाइंग इंडस्ट्री, हाँ, तो नोबडी वांटेड टू इन्वेस्ट। और आज की तारीख में अगर बीपीसीएल एक राइट एग्जांपल है हमारे सामने। बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जब सरकार गई तो उसके मिनिमम रिजर्व प्राइस बीपीसीएल के सरकार को नहीं मिले बिकॉज ऑफ रिफाइनरी। तो इसलिए लोग उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहते थे, पैसा खर्चा नहीं करना चाहते थे। और फिर बीच में ये आया कि साहब अब हम ऑयल से केमिकल की ओर जाएंगे रादर देन हम पेट्रोल डीजल की ओर जाएंगे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये हमने भी अनाउंसमेंट सुना, इतना बड़ा अनाउंसमेंट। अब ये नंबर तो बहुत बड़ा है और इसकी परिकल्पना करना है 3। अभी तक जो भारत में एनर्जी सेक्टर है वो मैक्सिमम उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक सेक्टर का है, गवर्नमेंट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस ने किया, रिफाइनरी लगाई। प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका आप देखते हैं इस एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के? देखिए, इस एनर्जी सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनीज, डिफरेंट ग्लोबल फंड्स, उनकी मदद जरूर चाहिए। एंड नॉट ओनली कन्वेंशनल फील्ड बट ऑल्सो इनटू द इमर्जिंग फील्ड। जो डिकार्बनाइजेशन, एनर्जी ट्रांजिशन की जो बात की गई, उसमें नई टेक्नोलॉजी, नए मटेरियल, नए तरह के प्लांट्स, नए तरह के इन्वेस्टमेंट, चाहे सोलर पैनल हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, ग्रीन केमिकल्स हो, तो उसमें यू नीड ह्यूज कैपिटल। और ये प्राइवेट सेक्टर अकेले इतना कर पाएगा ये कहना ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। ऐसी पॉलिसी हो, ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, इट बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर द पीपल टू इन्वेस्ट। चलिए त्रिपाठी, आपने बहुत सरल और सामान्य सहज तरीके से उस जटिल विषय को हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन किया और काफ़ी चीज़ें समझ में आई। मेरा भी ज्ञान बढ़ा और हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को भी बहुत जानकारी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो विश्वास दिलाया कि चुनौती है लेकिन ऐसा संकट नहीं जिस पर काबू न पाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद विजय त्रिपाठी जी। मुझे आज्ञा दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।